नमस्ते। हाल ही में अमेरिका के सबसे मशहूर टीवी शो द टुनाइट शो में एक पंजाबी गबरू पहुंचा, दिलजीत दोसांझ। जब दिलजीत ने वहां परफॉर्म किया और जिमी फैल्कन के साथ बातचीत की तो उन्होंने सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि एक 110 साल पुराने जख्म को भी सहलाया। इंटरव्यू के दौरान और शो के आसपास के चर्चाओं में दिलजीत ने कोमागट्टा मारू का जिक्र करते हुए दुनिया को याद दिलाया कि जिस कनाडा और अमेरिका में आज भारतीयों का डंका बज रहा है, वहां एक दौर ऐसा भी था जब हमारे बुजुर्गों के जहाज को समुंदर के किनारे से ही वापस धकेल दिया गया था। दिलजीत ने कहा कि आज हम वहां शान से खड़े हैं जहां हमें कभी घुसने की इजाजत तक नहीं थी। Like the stadium we did in Vancouver, like 1914 when our people came first time in Canada, they didn't allow us to come and to Canada, and that stadium is just 2 kilometers away from that part, the Guru Nanak Jahaz Komagattam Maru incident. So yeah, so there's a big thing for us now. 55,000 people in the one stadium. There is just 2 kilometers. You didn't allow us to come, and now we are here, man. आज के इस पॉडकास्ट में हम उसी जहाज कोमागट्टा मारू की पूरी कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद थी, बेइज्जती थी और अंत में था एक भयानक कत्लेआम। साल था 1914। भारत में अंग्रेजों का राज था और भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। उस वक्त कनाडा में एक नस्ल भेदी कानून था, कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन। इसके मुताबिक भारत से कनाडा सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो बिना किसी दूसरे बंदरगाह पर रुके सीधे जहाज से आए। अब उन दिनों भारत से कनाडा का सीधा रास्ता कोई नहीं था। ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि भारतीय वहां ना बच सके। हांगकांग में रहने वाले एक अमीर पंजाबी कारोबारी बाबा गुरदीप सिंह ने इस नाइंसाफी को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने एक जापानी जहाज कोमागट्टा मारू को किराए में लिया और उसका नाम रखा गुरु नानक जहाज। 4 अप्रैल 1914 को जब ये जहाज हांगकांग से रवाना हुआ तो इसमें 376 यात्री सवार थे। इनमें से 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। इन सब की आंखों में एक नए जीवन का सपना था। 23 मई 1914 को जब ये जहाज वैंकूवर के तट पर पहुंचा तो नज़ारा कुछ और ही था। कनाडाई सरकार ने यात्रियों को जहाज से उतरने की इजाज़त नहीं दी। उन्हें वहीं समंदर के बीच में रोक दिया गया। जहाज के चारों ओर गन बोट्स लगा दी गईं। सोचिए, 376 लोग, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी थे, 2 महीने तक उस छोटे से जहाज में कैद रहे। खाना खत्म हो गया, पीने का पानी खत्म हो गया। जब यात्रियों ने पानी मांगने की कोशिश की तो उन पर बंदूकें तान दी गईं। कनाडा के अखबारों में भारतीयों के खिलाफ नफरत फैला दी गई थी। वहां के स्थानीय भारतीयों ने शोर कमेटी बनाई, वकीलों को हायर किया, लेकिन गोरी हुकूमत के दिल नहीं पसीजे। अंत में 23 जुलाई 1914 को ब्रिटिश नौसेना का जहाज HMCS रेनबो ने कोमागट्टा मारू को जबरन वापस समंदर में भेज दिया। जहाज वापस लौटा, लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुआ था। जब ये जहाज 29 सितंबर 1914 को कोलकाता के पास बजबज घाट पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार ने इसे क्रांतिकारी जहाज घोषित कर दिया था। अंग्रेजों को लगा कि ये लोग गदर पार्टी के बागी हैं। जहाज रुकते ही ब्रिटिश फौज ने उसे घेर लिया। यात्रियों को जबरन ट्रेन में भरने की कोशिश की गई। जब बाबा गुरदीप सिंह और उनके साथियों ने इसका शांतिपूर्ण विरोध किया तो अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उस दिन बजबज घाट की मिट्टी मासूमों के खून से लाल हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 लोग शहीद हुए।
लेकिन ये बताया जाता है कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाबा गुरदीप सिंह कई सालों तक छिप कर रहे। आज 100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। साल 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में इस घटना के लिए आधिकारिक माफ़ी मांगी, लेकिन असली माफ़ी तब मिली जब दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार ने जिमी फैल्कन के मंच में खड़े होकर दुनिया को बताया कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। जिमी फैल्कन के शो में दिलजीत की मौजूदगी सिर्फ एक म्यूजिक परफॉर्मेंस नहीं थी, वो उस हर भारतीय की जीत थी जिसे कभी समंदर के किनारे से धुतकार कर वापस भेज दिया गया था। कोमागट्टा मारू की घटना हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान की लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आज जब भारतीय पूरी दुनिया में फैल रहे हैं तो हमें अपने इन 376 पुरखों का बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये था कोमागट्टा मारू का वो सफ़र जो आज भी हर भारतीय के दिल में एक टिस बनकर जिंदा है। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सुरक्षित रहें और अपने इतिहास को संजो कर रखें। अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, आपका होस्ट कौशिक।